आज का हमारा टॉपिक टीचिंग मॉडल यानी शिक्षण के प्रतिमान है। लेकिन हमको शिक्षण के प्रतिमान को समझने से पहले प्रतिमान क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, इन चीजों को समझना आवश्यक है। क्योंकि इस समस्या यह होती है कि शिक्षण प्रतिमान को हम डायरेक्ट समझने का प्रयास करते हैं बिना प्रतिमान का जानकारी किए हुए। इसलिए सबसे पहले हमको प्रतिमान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तब जाकर के हम शिक्षण प्रतिमान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ध्यान रखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में यह जो शिक्षण प्रतिमान है एक नवीन प्रगति है। यूं कहें, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आने वाला यह टॉपिक शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग होता है, जिससे शिक्षक अपना शिक्षण कार्य प्रभावशाली करता है तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। लेकिन यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आखिर शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली कैसे बना सकता है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे कर सकता है। उसके लिए समाज में, देश में, विदेशों में बहुत सारे ऐसे नवाचारित पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। उन्हीं नवाचारित पद्धतियों में प्रतिमान या शिक्षण प्रतिमान के रूप में एक कॉन्सेप्ट आया है, जिसे आज हम सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आपकी परीक्षा के दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण यह प्रकरण है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस प्रकरण को आप केवल बीएड तक ही सीमित न रखिएगा, बल्कि यह आपके यूपी टेट, सीटेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या विभिन्न प्रकार की जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यहाँ तक कि नेट एजुकेशन से यदि आप भरते हैं तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण यह प्रकरण है। एमएड करेंगे यदि इसके बाद तो एमएड में भी एक महत्वपूर्ण प्रकरण है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। इसलिए बेसिक रूप में इसकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है, जो भी बीएड प्रशिक्षु है। तो सबसे पहले हमको जानना है वह कि आखिर प्रतिमान क्या होता है। तो ध्यान रखिए, प्रतिमान का कई पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे प्रतिमान को हम एक मॉडल के रूप में भी कर सकते हैं, प्रतिमान को हम एक रूपरेखा के रूप में भी कर सकते हैं, प्रतिमान को हम एक नमूना के रूप में रख। प्रतिमान एक ऐसा नमूना है, प्रतिमान एक ऐसी डिजाइन है, एक ऐसी रूपरेखा है जिसका रूप को जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हमें इन समस्त परिस्थितियों को जानने के लिए प्रतिमान के कॉन्सेप्ट को जानना बेहद जरूरी है। यानी अगर हम प्रतिमान के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें तो प्रतिमान का सीधा सा तात्पर्य किसी विषय वस्तु के, किसी वस्तु के लघु रूप या नमूने से लगाया जाता है। ऐसा लघु रूप या नमूना जिससे आधार पर हम एक वास्तविक स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा लघु रूप या नमूना या प्रारूप जिसके द्वारा हम किसी ऐसी संरचना के बारे में समझा सकते हैं या उसका निर्माण कर सकते हैं, उन चीजों से लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, यदि आप इस मॉडल या प्रतिमान के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो यह कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आया है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आने का तात्पर्य यह है कि जो भी अभियंता होते हैं, जो भी इंजीनियर होते हैं, वे किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जैसे बांध का निर्माण करना हो, किसी भवन का निर्माण करना हो, नदी पर पुल का निर्माण करना हो, तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी योजना के, बिना किसी प्रारूप के वह एक बैग बांध का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं, या यूं कहें किसी पुल का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं, या किसी भवन का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। भवन, पुल या बांध के निर्माण करने से पहले वे उसका एक छोटा सा प्रारूप तैयार करते हैं, एक छोटा सा नमूना तैयार करते हैं,
और यह नमूना त्रिविमीय आकार का होता है। यह नमूना त्रिविमीय आकार का होता है और उसी नमूने या प्रारूप के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से लगातार क्रियाशील रहते हुए एक इंजीनियर अपने विभिन्न अधीनस्थ के सहयोग से किसी बांध का, किसी भवन का या किसी पुल का निर्माण कर देता है। यानी कि हमें बहुत बड़े कार्य को करने के लिए, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और उसको दृश्यमान करने के लिए कहीं न कहीं पहले उस प्रोजेक्ट से संबंधित एक नमूना, एक प्रारूप तैयार किया जाता है। वही नमूना या प्रारूप एक तरह से प्रतिमान या मॉडल कहलाता है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से निकल करके आई हैं। तो हमारे शिक्षाविदों ने, जो वैज्ञानिक हैं, उन सभी लोगों ने ये सोचा कि भाई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में जब इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रतिमान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो क्यों न ऐसे प्रतिमानों को डेवलप किया जाए कि वे प्रतिमान हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी ज्यादा से ज्यादा हद तक, उच्च सीमा तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग कर सके। इसलिए प्रतिमान जैसे शब्दों का प्रयोग, प्रतिमान जैसी योजनाओं का प्रयोग धीरे धीरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रारंभ हो गया। इस दृष्टि से हम विभिन्न चीजों को थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके लिए मैं शेयर कर रहा हूं, आप सभी लोग धैर्य बनाए रहिएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, हम चलते हैं स्क्रीन शेयर की ओर। हमें आज इस शिक्षण के प्रतिमान के रूप में पढ़ना है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है। हमने आपको शिक्षण के प्रतिमान को पढ़ाने से पहले या शिक्षण प्रतिमान को समझाने से पहले बताया कि हमें सबसे पहले प्रतिमान क्या है, इस चीज को जानना बेहद जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए, शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत जो ये पहला पॉइंट आता है कि आखिर प्रतिमान होता क्या है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रतिमान एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु के रूप या नमूने से होता है जिसके द्वारा हम किसी बहुत बड़े बांध, बहुत बड़े भवन या पुल के निर्माण को सही तरीके से या साकार रूप प्रदान करते हैं। यानी एक नमूना, एक रूपरेखा जो विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह भवन, वह बांध या पुल निर्मित हो जाता है, वही प्रतिमान कहलाता है। और उसी नमूने या प्रारूप के आधार पर हम ये अनुमान भी लगा लेते हैं कि वह बांध, वह पुल या वह भवन किस आकार का दिखाई देगा। उसी के आधार पर एससी विल्ड का एक कथन भी है कि किसी उद्देश्य या रूपरेखा के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। सीधी सी बात है कि जब हम किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित सुधार करने का प्रयास करते हैं, तो सुधार करने से पहले हम के सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्माण करना होता है और उन्हीं उद्देश्यों को साकार रूप प्रदान करने के लिए धीरे धीरे हम अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं और अंततोगत्वा उस उद्देश्य की प्राप्ति करने पर बल देते हैं। अब बात आती है कि शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। अगर शिक्षण प्रतिमान की चर्चा करें तो उसे हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा क्या है। हम जानते हैं कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के विषय में सोचने, विचारने का एक ढंग है जिसके अंतर्गत शिक्षक वांछित उद्देश्यों के अनुरूप अपने विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। यह शिक्षक को शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने में मददगार होता है। इसमें शिक्षण देने की संपूर्ण प्रक्रिया का समय दर समय का लेखा जोखा सुनिश्चित किया जाता है।
ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह शिक्षण जो प्रक्रिया है, इस शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए हमने शिक्षण प्रतिमान से संबंधित चीजों को प्रस्तुत किया है, जिसे लेकर के हमने थोड़ा सा प्रतिमान का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इन चीजों को बताने का प्रयास किया कि प्रतिमान क्या होता है, शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता कि वास्तव में शिक्षण प्रतिमान का तात्पर्य क्या होता है, लाइन बाय लाइन तो हम तो स्लाइड पे समझ जाएंगे, लेकिन उसका मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको जानने की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए, शिक्षण प्रतिमान में दो ही शब्द हैं, एक शिक्षण और दूसरा प्रतिमान। प्रतिमान के कॉन्सेप्ट को हमने अभी आपको बताया कि प्रतिमान का तात्पर्य किसी नमूने, किसी प्रारूप या किसी डिजाइन या किसी रूपरेखा से होता है, जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? शिक्षण को सफल बनाना। और शिक्षण सफल कब बन पाएगा? जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा, बालक को अधिगम होगा। इस दृष्टि से हम शिक्षण प्रतिमान को एक लाइन में अगर परिभाषित करने का प्रयास करें, वैसे बहुत सारे लोगों ने परिभाषाएं दी, तो हम इस शिक्षण प्रतिमान के शाब्दिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कहें तो हम कह सकते हैं, शिक्षण प्रतिमान एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसी रूपरेखा, एक ऐसा नमूना होता है जिसके द्वारा हम शिक्षण के उद्देश्यों की अधिकतम सीमा को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और शिक्षण का उद्देश्य मूलतः क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है, शिक्षण का उद्देश्य होता है बालक के ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कराना। तो सीधी सी बात है, शिक्षण प्रतिमान कहीं न कहीं बालक के ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन कराना। यानी सीधी सी बात है, शिक्षण प्रतिमान एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसा नमूना होता है जिसके द्वारा हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं या कराते हैं। यह भी हमने बताया कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसमें केवल छात्र के व्यवहार का ही परिवर्तन नहीं होता है, शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है, विभिन्न प्रारूपों को अपडेट करते हुए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसा नमूना है जिसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। यही नहीं, हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य करना बहुत ही कठिन कार्य है, और इस शिक्षण के कठिन कार्य को रुचिपूर्ण और दयालुता के साथ पढ़ाने के लिए या करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है। उन महत्वपूर्ण साधनों में जो शिक्षण प्रतिमान है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं शिक्षण प्रतिमान के, जिसके द्वारा हम अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियोजित भी करते हैं, उसका क्रियान्वयन भी करते हैं तथा उसका रिपोर्ट या लेखा जोखा भी रखते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा शिक्षण प्रतिमान होता है, वह हमारे शिक्षण कार्यों को नियोजित करने के लिए, शिक्षण कार्यों को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए, शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए और बालक ने कितना सीखा है, उन चीजों की जानकारी के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से यदि हम कहेंगे तो शिक्षण प्रतिमान का कॉन्सेप्ट एक ब्रॉड और व्यापक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम केवल एक लेक्चर में नहीं समझ सकते। इसीलिए हमने इस पूरे शिक्षण प्रतिमान को कई पार्ट में बांटा है। अभी ये आज आपका पहला पार्ट है लेक्चर। ये ध्यान रखने की बात है कि शिक्षण प्रतिमान आज के समय में अवश्यंभावी एक तरह से आवश्यकता हो गई है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत। ये चीजें आप सभी लोगों को समझनी आवश्यक। बात आती है कि आखिर इस शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं क्या है। तो शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाओं की चर्चा करने के लिए हम बहुत सारे
वो जो भी विद्वान हैं उन सभी लोगों के माध्यम से क्या परिभाषाएं हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। उसे हम एक माध्यम से शेयर करने का प्रयास करते हैं और देखेंगे कि शिक्षण प्रतिमान के परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, उन चीजों को देखने का हम प्रयास करेंगे। शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं डी सिको तथा क्रूफोर्ड के अनुसार जो भी चीजें हमने अभी अपनी बातों के अंतर्गत बताया है वो सारी चीजें इन सभी परिभाषाओं में देखने को मिले कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिस्थापन है। शिक्षण सिद्धांत बताते हैं कि किस प्रकार अधिगम तथा शिक्षण परिस्थितियां परस्पर संबंधित हैं। यानी सीधी सी बात है, शिक्षण तथा अधिगम परिस्थितियां परस्पर संबंधित होने का तात्पर्य है कि किस प्रकार से शिक्षण के द्वारा हम छात्रों को अधिगम करेंगे, किस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक छात्रों के साथ इंटरेक्शन करेगा ताकि मैक्सिमम अचीवमेंट हो सके। वहीं हायमन ने कहा है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की एक रीति है जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित या व्यवस्थित करके तार्किक रूप में प्रस्तुत करने की एक विधि है। तो हायमन ने भी कहीं न कहीं विभिन्न रूप में विभिन्न नमूने के रूप में शिक्षण प्रतिमान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। दो और परिभाषाएं हम देखते हैं एन के जंजीरा एवं अजीत सिंह के अनुसार। इनकी परिभाषाओं में और ब्रूस और जॉमस की परिभाषा जॉयस की परिभाषा में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं शैक्षिक क्रियाओं एवं परिवेश करने के लिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितनी भी चीजें हमने बताई हैं कि यह शिक्षण प्रतिमान यह होता है, उसके सिद्धांत क्या है, या इस प्रकार से हम व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं या नमूना होता है। मुझे लगता है कि शायद इस सिद्धांत के आधार पर अभी और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा और इसको जमीनी स्तर पर ले जाने की बात हम करते हैं। सिंपल सी बात है, शिक्षण प्रतिमान का मूल अर्थ और मूल तात्पर्य क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, जैसे चाहे आप लोगों ने अपना इंटर्नशिप ही क्यों न किया हो, चाहे हम ही लोग क्लास में पढ़ाई क्यों न रहे हो, हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा किस पर जोर देते हैं। पाठ्य योजना तो आप लोग बनाते हैं, पाठ्य योजना के अंतर्गत पढ़ाने का कार्य भी करते हैं, लेकिन वह पाठ्य योजना में निहित जो विषय शिक्षण बिंदु है, वह शिक्षण बिंदु छात्रों को आत्मसात हो जाए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप करना। तो ध्यान रखने की बात है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें चार्ट हुआ, मानचित्र हुआ, रेखा चित्र, बहुत सारी चीजें। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि पढ़ाने के कक्षा के अंतर्गत पढ़ाने की बात है, और दूसरा तरीका होता है कि हम किसी विषय वस्तु का ज्ञान कराने के लिए डायरेक्ट उस बच्चे को उस स्थान पर ले जाकर के दिखा दें तो भी उसका ज्ञान वहीं पर हो सकता है। सिंपल सी बात है। जब हम भारत की राजधानी नई दिल्ली से संबंधित या नई दिल्ली के आसपास विभिन्न स्मारकों की बात करते हैं या बच्चों को जानकारी प्रदान करने की बात करते हैं कक्षा के अंतर्गत, तो यह तो कतई संभव नहीं होगा कि हम दिल्ली का लाल किला क्लास मिला करके दिखा दें, या यूं कहें आगरे का ताजमहल हमको दिखाना हो, आगरे के ताजमहल के बारे में भी हमको पढ़ाना हो, तो यह भी संभव नहीं है कि हम क्लास में आगरे का ताजमहल लाएं और आपको दिखा दें और आगरे के ताजमहल के बारे में बताएं। इसका दो ही तरीका होता है, चाहे आप मीनाक्षी मंदिर मदुरई के बारे में बताने की बात करिए, चाहे आप एक तरह से जिन विभिन्न प्रकार की गुफाओं, जहाँ अजंता एलोरा की गुफाओं की बात करें,
या विभिन्न जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे दक्षिण भारत में, चाहे पूर्वी भारत में, चाहे द्वारिका से संबंधित हो, उन सभी को स्पष्ट रूप से बताने के लिए, उनके बारे में सही तरीके से ज्ञान कराने के लिए केवल दो ही साधन है। पहला साधन है या तो उन स्थानों पर सभी बच्चों को ले जाकर के साक्षात्कार कराया जाए कि हाँ, ये द्वारका है, यह मीनाक्षी मंदिर है, यह आगरा का ताजमहल है, ये दिल्ली का लाल किला है, ये दिल्ली का लोटस टेम्पल है ना। इन चीजों को दिखा करके डायरेक्ट बच्चों को वहां पर ले जाकर के दिखा दें तो यह उनका ज्ञान हो सकता है। लेकिन क्या यह संभव है कि जितने भी स्मारकों को हमको बताना है क्लास के अंदर, उन सभी स्मारकों को बच्चों को ले जाकर के दिखाएं और उनका ज्ञान कराएं? तो उसके लिए हमको दूसरा साधन अपनाना पड़े। एक साधन हमने बताया कि या तो वहां पर ले जाएं और उनको उन चीजों को दिखाएं। दूसरा साधन होता है कि हम जो जिस बिल्डिंग या जिस स्मारक के बारे में हमें बच्चों को क्लास रूम में परिचित कराना है, उसका एक छोटा सा प्रारूप, एक छोटा सा नमूना बनाएं, ताकि उस छोटे से नमूने, उस छोटे से प्रारूप को दिखा करके ही हम बड़े से बड़े स्मारक के बारे में ज्ञान करा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ताजमहल को डायरेक्ट क्लास में लाने की अपेक्षा हम ताजमहल का एक छोटा सा प्रारूप बनाएं थर्माकोल या वगैरह के माध्यम से, और उसको क्लास में ही प्रत्यक्ष रूप से ताजमहल कैसा है उन चीजों को बताएं। हम लाल किले के प्रारूप को बनाएंगे, 3D प्रारूप के रूप में बनाएंगे, क्लास में लाल किले का हूबहू एक तरह से मॉडल बना करके बच्चों को उसका वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं। अब आप बता दीजिए, जब हम इन मॉडल के माध्यम से, इन नमूनों के माध्यम, तो क्या बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? उस बच्चे का अधिगम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब अधिगम बढ़ेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो हमें खुशी मिलेगी और हमें अनुभव प्राप्त होगा, हमारा शिक्षण कार्य और प्रभावशाली होता चला जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं, जो शिक्षण नमूने होते हैं, उनको हम किसके आधार पर कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि नमूना क्या होता है, मॉडल क्या होता है। लेकिन शिक्षण प्रारूप या शिक्षण मॉडल की बात करेंगे, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर शिक्षण मॉडल का निर्माण कैसे किया जाता है, टीचिंग मॉडल्स का निर्माण कैसे किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे शिक्षाविदों ने, आधुनिक हुआ चाहे पाश्चात्य समय में, प्राचीन काल में, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों को बनाने का प्रयास किया। चाहे हम सुकरात से प्रारंभ करें, चाहे वर्तमान समय में जितने भी प्रतिमान, उन सभी लोगों ने अलग अलग रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखना है कि शिक्षण प्रतिमानों के विकास में अगर किसी का सर्वाधिक योगदान है तो जायस एवं विल्ड महोदय का है, जिन्होंने बहुत सारे प्रतिमान जो इधर बिखरे पड़े थे, उन सभी प्रतिमानों को इकट्ठा किया और अलग अलग परिवारों में विभाजित कर दिया। जिसकी चर्चा, क्या विभाजन है, किस प्रकार से प्राचीन से लेकर के वर्तमान समय तक शिक्षण प्रतिमान हैं, उनके लिए एक अलग क्लास होगी। इस लेक्चर के बाद जब अगला लेक्चर आएगा तो हम शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार से संबंधित एक अलग लेक्चर लेकर के आएंगे। तो एक एक चीजों को लेकर के हम चलेंगे। आज का केवल हमारे ये टॉपिक है, एक चीज और हमारे लिए बची हुई है आज के लिए, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण प्रतिमान को निर्मित करने से पहले हमें यह जान लें कि आखिर शिक्षण प्रतिमान के निर्माण में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, घटक या तत्व कौन कौन से होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम घटकों को नहीं जानेंगे, कंपोनेंट को नहीं जानेंगे, तब तक शिक्षण प्रतिमान का निर्माण करना या उस शिक्षण प्रतिमान के आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण करना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि ध्यान रखिए, जो लोग फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस बीएड में लिए हैं,
उनके सिलेबस में देखेंगे तो 2 लोगों के शिक्षण प्रतिमान पर आधारित लेसन प्लान भी बनाने के लिए पूछता है। एक ब्रूनर बीटियम ब्रूनर पर आधारित बीटीएम रॉबर्ट ग्लेसर बीटीएम आधारित, और दूसरा बीटीएम बेसिक टीचिंग मॉडल, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अटेनमेंट मॉडल संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान। इन 2 प्रतिमानों पर आधारित फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ये दोनों में पाठ्य योजना बनाने के लिए पूछता है। तो उसकी चर्चा तो प्रकार के रूप में है, कल करेंगे, लेकिन हमको आज सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर शिक्षण प्रतिमान के कंपोनेंट या घटक कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिए, बहुत सारी ऐसी किताबें आपको मिलेंगी कि जिसमें शिक्षण प्रतिमान के 6 घटक मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी किताबें मिलेंगी जिसमें शिक्षण प्रतिमान में 4 घटक मिलेंगे, लेकिन मैं सामूहिक रूप से, औसत रूप से शिक्षण प्रतिमान के 5 घटकों के बारे में बताऊंगा। वे 5 घटक कौन कौन से हैं, ध्यान रख लीजिए। 5 घटकों में सबसे पहला घटक, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि आप सभी को पता है कि जब आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहला हमारा कार्य उस क्षेत्र या उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करना, लक्ष्यों का निर्धारण करना, और वही उद्देश्य, वही लक्ष्य हमारा केंद्र बिंदु होता है, जिसके इर्द गिर्द हम अपने शिक्षण प्रतिमान को निर्मित करने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान का पहला जो तत्व होगा वह उद्देश्य या लक्ष्य या केंद्र बिंदु या फोकस होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की कार्रवाई करते हैं, हम अपनी योजनाओं को बनाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिए, शिक्षण प्रतिमान का पहला कंपोनेंट, पहला तत्व उद्देश्य या लक्ष्य या केंद्र बिंदु, ब्रैकेट में आप फोकस लिख सकते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रतिमान को प्रस्तुत या बनाने से संबंधित कार्य संपादित नहीं हो सकते। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हमें शिक्षण प्रतिमान का सहारा लेना पड़ेगा, और जब शिक्षण प्रतिमान का सहारा लेना है तो शिक्षण प्रतिमान से संबंधित कंपोनेंट को जानना बेहद जरूरी है, जिसमें पहला कंपोनेंट आपका शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य या लक्ष्य या केंद्र बिंदु होता है। दूसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, जब किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य निर्धारित होता है, फोकस निर्धारित हो जाता है, लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, तो उसी उद्देश्य, लक्ष्य या केंद्र बिंदु के आधार पर हम अपनी योजना बनाने का कार्य करते हैं। और ध्यान रखना है, योजना बनाने का कार्य कि कैसे हम विभिन्न क्रियाविधियों को इकट्ठा करेंगे, नियोजित करेंगे, उन सारी चीजों को ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। उसके लिए शिक्षण प्रतिमान के दूसरे कंपोनेंट में नियोजन नहीं लिखा गया है, बल्कि सिंटैक्स या संरचना लिखा गया है। सिंटैक्स या संरचना लिखा गया है। इसके अंतर्गत जो उद्देश्य है शिक्षण प्रतिमान की क्रियाविधियों का नियोजन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको क्रमबद्धता प्रदान करते हैं, उसको क्रम से प्रस्तुत करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। यह संरचना के अंतर्गत होता है। तो 2 तत्व हमने आपको बताया अभी, पहला उद्देश्य या लक्ष्य या केंद्र बिंदु, दूसरा तत्व हमने आपको बताया संरचना, सिंटैक्स, तीसरा जो एलिमेंट्स या तत्व आता है वह है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए
कि उद्देश्य के अनुसार जब क्रमबद्ध तरीके से हमारी योजनाएं बन जाती हैं, क्या क्या क्रिया विधियों का प्रयोग हम करेंगे, किन किन युक्तियों का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के सहायक सामग्रियों को प्रयोग करेंगे, उन सहायक सामग्रियों को हम बना लेंगे। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, उसके बाद ही तो हमारा काम होता है कि हम क्लासरूम में जाएं और उन प्लान के आधार पर छात्रों के साथ इंटरेक्शन करें। और आप सभी को पता होगा कि क्लासरूम का जो सिचुएशन होता है एक सामाजिक परिस्थिति का सिचुएशन होता है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण जो होती है एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित की गई है। जॉन डीवी ने कहा भी है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक छात्र के साथ इंटरेक्शन करता है उस लघु समूह के अंतर्गत। जॉन डीवी ने इसको भी परिभाषित किया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाता है और सामाजिक प्रक्रिया का सीधा सा तात्पर्य होता है, क्लास के अंतर्गत अगर हम उसके तात्पर्य की बात करें तो शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन होना, अंतःक्रिया होना। तो इस सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। और उस अंतःक्रिया के अंतर्गत जो क्रम एक शिक्षक ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रतिमान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया था, उन उद्देश्यों के आधार पर उस क्रम को क्रियान्वित करना प्रारंभ कर देता है, युक्तियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। और जब युक्तियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है तो कहीं न कहीं धीरे धीरे बालक क्रियाशील होता है और अपने व्यवहारों को परिवर्तित करने के लिए प्रयास करता है। कहीं कहीं मैंने बताया ना कि 4 दिए गए हैं शिक्षण प्रतिमान के तत्व के अंतर्गत। अगला तत्व कई मनोवैज्ञानिकों, कई शिक्षा शास्त्रियों ने जिस अगले तत्व की बात हम करते हैं या बताने जा रहे हैं, वह अगला तत्व इस सामाजिक प्रणाली का ही भाग है। इस सामाजिक प्रणाली या सामाजिक अंतःक्रिया में ही सन्निहित होता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षाविदों ने, बहुत सारे विद्वानों ने उस तत्व को चौथे तत्व के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। वह चौथा तत्व है सहायक प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम। अभी तक हमने 4 तत्वों की बात कही है। पहला हमने आपको बताया उद्देश्य, लक्ष्य या केंद्र बिंदु। दूसरा तत्व हमने आपको बताया संरचना या सिंटैक्स। तीसरा तत्व हमने आपको बताया सामाजिक प्रणाली। चौथा तत्व हमने आपको बताया सहायक प्रणाली। अब ध्यान दीजिए, यह सहायक प्रणाली क्या होती है? सामाजिक प्रणाली सही तरीके से हो या चले, सामाजिक अंतःक्रिया सही तरीके से चले, शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया क्लास के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए सहायक प्रणाली के अंतर्गत जिन जिन टीएलएम का निर्माण किया गया था संरचना के अंतर्गत, उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। यानी कि सहायक प्रणाली का सीधा सा तात्पर्य है कि सामाजिक अंतःक्रिया में सहायता करने वाले तत्वों का प्रयोग इस सहायक प्रणाली के अंतर्गत आता है। या यूं कहें कि हमने चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र, इन सभी चीजों का प्रयोग बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। और जब हम इन सभी का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं तो इन्हीं सभी चीजों को हमारी सामाजिक प्रणाली की सहायक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह सामाजिक प्रणाली का आधार भी होता है। अगर टीएलएम न हो तो शायद जो उद्देश्य बना करके हम चले थे शिक्षण प्रतिमान में, उस उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। इसलिए सहायक प्रणाली के अंतर्गत जो भी साधन हम, जो भी टीएलएम बनाए रखते हैं, उनके उपयोग की बात करते हैं। इसलिए कई विद्वानों ने सहायक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली को नाम ही केवल सामाजिक प्रणाली रखा, अलग से सहायक प्रणाली नहीं रखा। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, सहायक प्रणाली अलग से पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आगे जब हम विभिन्न प्रतिमानों के बारे में बताएंगे तो इसका महत्व ज्यादा होगा।
पांचवा और महत्वपूर्ण जो तत्व आता है वह आपका है मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। सभी लोगों को पता है कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि इवैल्यूएशन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती होंगी। इवैल्यूएशन सिस्टम के अंतर्गत वे सभी प्रणालियां हैं, वे सभी विधियां हैं जिनके द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। जो शिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य हमने प्रारंभ में केंद्र बिंदु या उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया था, वह प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। यदि प्राप्त हुआ भी तो कितना प्राप्त हुआ, क्या हम उस सीमा को प्राप्त कर पाए जो हमने निर्धारित किया था। इन सब चीजों की जानकारी हम इस मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत देते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हम जब विशेषताओं को बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो यह शिक्षण प्रतिमान है, यह शिक्षण के विभिन्न स्तरों यानी नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन को संतुलित करने का प्रयास करता है। अगर हम इनको जोड़ने का कार्य करें तो शिक्षण के का पहला स्तर है प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण पूर्व क्रियावस्था, जिसे हमने आपको नियोजन की अवस्था भी बताया था। अगर इनको आप ध्यान देंगे तो पहला और दूसरा शिक्षण प्रतिमान का तत्व इसके अंतर्गत आ जाएगा, चाहे वो उद्देश्य हो चाहे संरचना हो। यानी जो शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य और संरचना यानी फोकस और सिंटैक्स एलिमेंट्स है, वह शिक्षण के स्तर, शिक्षण के अवस्था में आपके नियोजन के अंतर्गत आ जाएगा। वही शिक्षण प्रतिमान की जो सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली है, वह शिक्षण का जो दूसरा स्टेज हमने आपको बताया था क्रियान्वयन स्तर, उस स्तर से संबंधित होता है, सही तरीके से व्यवस्थित होता है। वही जब हम प्रणाली मूल्यांकन प्रणाली की बात करते हैं तो जो मूल्यांकन प्रणाली है वो शिक्षण के स्तर का जो तीसरा स्टेज है, वो अवस्था है, उन चीजों से फोकस करता है। शिक्षण पश्चात क्रियावस्था, जिसको मूल्यांकन की अवस्था भी कहते हैं, यानी शिक्षण पूर्व क्रियावस्था का संबंध शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य और संरचना से होता है। शिक्षण मध्य क्रियावस्था या शिक्षण अंत क्रिया का संबंध शिक्षण प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली से होता है। ध्यान दीजिए, कहीं कोई बताएगा नहीं। तीसरा शिक्षण पश्चात क्रियावस्था, जो आपने प्रतिमान के अंतिम और पांचवें एलिमेंट्स की आवश्यकता है। इन चीजों को एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे जो भी चीजें हमने आपको बताया था, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये शिक्षण प्रतिमान के जो एलिमेंट्स हैं वह सही तरीके से आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे हमने आपको एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स के बारे में अभी अभी बताया है कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं। तो हमने इन पांचों तत्वों को आपके सामने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसका सबसे पहला तत्व जो हमने बताया उद्देश्य या केंद्र बिंदु, जिसे फोकस भी कहते हैं, होता है। दूसरा संरचना या सिंटैक्स होता है। तीसरा सामाजिक प्रणाली या सोशल सिस्टम होता है। चौथा सहायक प्रणाली सपोर्ट सिस्टम और पांचवा मूल्यांकन प्रणाली या इवेल्युएशन सिस्टम होता है। इसको अनिवार्य रूप से आप तैयार कर सकती हैं और आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व है अथवा तत्व नहीं है। तो ध्यान रखिए, इन तत्वों को एक एक करके यदि हम देखेंगे तो देख सकते हैं उद्देश्य या लक्ष्य का क्या तात्पर्य होता है कि प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान किसी न किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्मित होता है।
उद्देश्य अथवा लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही उनकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों तथा अन्य प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, बिना उद्देश्य निर्धारित किए, बिना लक्ष्य निर्धारित किए उनके प्राप्ति के लिए कोई योजना हम नहीं बना सकते, कोई साधन हम निर्मित नहीं कर सकते। इसलिए उद्देश्य या लक्ष्य पहला तत्व होता है शिक्षण प्रतिमान का। दूसरे तत्व की जब हम बात करते हैं तो वह संरचना या सिंटैक्स होता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस तत्व में विभिन्न क्रियाओं, नीतियों, युक्तियों के क्रमिक रूप में व्यवस्थित स्वरूप देने का वर्णन निहित होता है। हमने बताया कि हम कैसे कैसे अपनी योजनाओं में सफल होंगे, उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, उसका एक क्रम निर्धारित कर देते हैं। यानी जो भी विषय वस्तु है हमारा, जो भी प्रकरण है, उसको किस क्रम में साक्षों के समक्ष, छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, इन सारी क्रियाविधियों का वर्णन इस संरचना या सिंटैक्स के अंतर्गत होता है। अगला जो आपका तत्व आता है वह सामाजिक प्रणाली होता है। हमने आपको बताया यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस शिक्षण की बात करते हैं, और शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया हो। और ध्यान रखना है कि जायस और विल, अभी भी हमने नाम लिया था कि शिक्षण प्रतिमान में सर्वाधिक अगर किसी का योगदान है तो जायस एवं विल महोदय का है। उन्होंने कहा कि सामाजिक प्रणाली शिक्षक और शिक्षार्थी भूमिकाओं, संबंधों एवं मानकों के प्रकारों का वर्णन करती है तथा प्रोत्साहित करती है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको भी जरूर आप सभी तैयार करिएगा। चौथे एलिमेंट्स की ओर आते हैं तो सहायक प्रणाली है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कक्षा कक्ष में उपयुक्त परिवेश निर्मित और साधन सुविधाओं व्यवस्थाओं का लेखा जोखा निहित होता है। यानी जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए या बच्चों से संबंधित व्यवहार परिवर्तन के लिए, ये सभी के सभी सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट यदि हम कहें, मूल्यांकन प्रणाली, जिसका संबंध हमने आपको शिक्षण की अवस्था में शिक्षा पश्चात क्रिया अवस्था के अंतर्गत किया था। यह मूल्यांकन प्रणाली है जो बताता है कि शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था पहले एलिमेंट के अंतर्गत, वह कहाँ तक सफल हुआ। यही नहीं, बच्चों से संबंधित, छात्रों से संबंधित जो वांछित उद्देश्य का निर्धारण हम लोगों ने किया था, वह प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो शिक्षक क्या करेगा, अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में, अपनी युक्तियों में बदलाव कर सकता है या करता है। यानी कि इस प्रणाली के माध्यम से प्रतिमान की सफलता या असफलता की जांच की जाती है कि जो शिक्षण प्रतिमान है वह कितना सफल हुआ या कितना असफल हुआ। सफल हुआ तो अगले हम प्रतिमान की ओर, अगले प्लान की ओर जाते हैं, असफल हुआ तो उसकी कमियों को सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें आज आप सभी लोगों को बताई गई, जिसके द्वारा हमने आज के इस टॉपिक के अंतर्गत शिक्षण प्रतिमान के बारे में हमने बताया, जिसके द्वारा हमने आपको शिक्षण प्रतिमान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बताया। अगले लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक यानी शिक्षण के प्रकारों को लेकर के आएंगे। उसके लिए फिर से आप सभी लोग तैयार रहिए।